स्टार्ट करते हैं। आप सभी को नमस्कार। और 62nd कारिका से चालू करते हैं। ये कारिका भी पुरुष और प्रकृति, इनके रिश्ते के बारे में बोलती है, इनके बिहेवियर्स के बारे में बोलती है। तो इसमें कहते हैं कि पुरुष जो है वो कभी भी बंदिश में नहीं रहता है, ना ही कभी वो रिलीज होता है, मतलब लिबरेट होता है, फ्रीडम में आता है, मुक्त होता है, मोक्ष में आता है। ना ही कभी वो माइग्रेट करता है। माइग्रेट मतलब मूव करता है। ये जो प्रकृति है वो पूरे क्रिएशन की सपोर्ट है। हम बोल सकते हैं उसका आधार है, उसकी सपोर्ट है। और ये क्रिएशन कई प्रकार की है, मतलब सिर्फ उसमें एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये प्रकृति ही माइग्रेट करती है, ये ही मूव करती है, और ये ही बंदिश में रहती है, और ये ही मुक्त होती है। तो जो धारणा हम लोग लेके चलते हैं कि पुरुष बंदिश में है, पुरुष मुक्त होता है, पुरुष के मुक्ति के लिए ये करना है, वो करना है, यहां पर उसको उल्टा बताया जा रहा है कि पुरुष कभी भी बॉन्डेज में, बंदिश में, कैद में नहीं आता है। न ही वो वहां से फ्रीडम पाता है, मुक्त होता है। न ही वो कहीं जाता है, न ही वो माइग्रेट करता है। जो भी होता है, जो भी एक्टिविटी है, वो प्रकृति की है। चाहे वो माइग्रेट करने की एक्टिविटी हो, एक से दूसरे जगह जाने की एक्टिविटी हो, और वही प्रकृति बंधी हुई रहती है, जेल में रहती है, बॉन्डेज में रहती है, फंसी हुई रहती है, और वही प्रकृति मुक्ति पाती है, फ्री होती है, लिबरेट होती है, मोक्ष प्राप्त करती है। तो कहते हैं कि पुरुष कभी बंदिश में आ ही नहीं सकता, पुरुष कभी माइग्रेट नहीं कर सकता, पुरुष कभी फ्रीडम पा नहीं सकता। प्रकृति और प्रकृति अपने आप में अकेली, जो पूरे के पूरे क्रिएशन को, उसके कई रूपों को, कई तत्वों को सपोर्ट करती है, वही बंदिश में आती है, वही माइग्रेट होती है, वही रिलीज होती है, वही मुक्त होती है। तो ये जो बंदिश, माइग्रेशन और मुक्ति, ये जो हम पुरुष के लिए कहते थे पहले, ये कुछ इस प्रकार से है जैसे कि हम हार या जीत की बात कर रहे हो किसी राजा की। जबकि असलियत में राजा के जो नौकर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो जंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वो जीतते हैं या हारते हैं, वो जो राजा है वो उसका इफेक्ट लेता है। वो दुख या सुख का एहसास करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नौकरों का आधार है, सपोर्ट है। उसी प्रकार से हकीकत में बोथ
एंजॉयमेंट और रिलीज, मतलब भोग और मुक्ति मोक्ष, ये प्रकृति के हैं। लेकिन क्योंकि विवेक एब्सेंट है, कि पुरुष और प्रकृति अलग अलग हैं, हम ये पुरुष पे डाल देते हैं कि पुरुष बंदिश में है और पुरुष मोक्ष में है। और इसलिए जो यहां बोला जा रहा है इस कारिका में वो सही है। तो यहां पे अब एक प्रश्न उठता है कि चलो ये तो ठीक है, समझ में आता है कि बंदिश, माइग्रेशन, मुक्ति ये एक्चुअली प्रकृति की है, लेकिन बोली जाती है पुरुष के लिए। लेकिन इससे प्रकृति का फायदा क्या? प्रकृति क्यों बंदिश में जाती है? प्रकृति क्यों मुक्त होती है? प्रकृति क्यों माइग्रेट करती है, यहां से वहां जाती है? उसमें प्रकृति का क्या फायदा है? तो इसका उत्तर अगले कारिका में है, 63rd कारिका में। 63rd कारिका में यह बोला जा रहा है कि प्रकृति अपने आप को अपने ही आप से बांध देती है, 7 तरीकों से, 7 रूप से, 7 बोल सकते हैं भावों से। और वो ही वापस से एक रूप के द्वारा, एक फॉर्म के द्वारा, एक भाव के द्वारा अपने आप को रिलीज करती है, अपने आप से, पुरुष के भलाई के लिए। तो अब ये 7 रूप या 7 फॉर्म कौन से हैं जिनसे कि प्रकृति अपने आप को बंदिश में अपने आप बांधती है? तो हमने शुरू शुरू में देखा था कि जब प्रकृति बनती है, जब बुद्धि सबसे पहले आती है, उसमें 8 प्रकार के भाव आते हैं: धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, बोल लीजिए ऐश्वर्य सर। ऐश्वर्य, राइट, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, वैराग या राग। तो ये 8 हैं। इन 8 में से 7 ऐसे हैं जो प्रकृति को बांध देते हैं, प्रकृति को मुक्त होने से रोक लेते हैं। और इन 8 में से एक वैसा है जो मुक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है, वो है ज्ञान। तो जब ज्ञान बुद्धि में उस लेवल का आ जाता है कि वो विवेक ख्याति के हिसाब से आता है, मतलब उसमें नॉलेज आ जाता है, ज्ञान आ जाता है डिस्क्रिमिनेट करने का, डिस्टिंग्विश करने का, डिफरेंशिएट करने का पुरुष और प्रकृति के बीच में, वहां पर मुक्ति है। तो ज्ञान के अलावा जो बाकी 7 हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं करा सकते। धर्म के माध्यम से या अधर्म के माध्यम से आपको पुरुष और प्रकृति में फर्क करना संभव नहीं है। आप भेद नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे, दोनों एक ही लगेंगे। और सिमिलरली अज्ञानता से भी नहीं होगा, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य से भी नहीं होगा। आपके पास शक्ति है ईश्वर की, फिर भी शक्ति से
आप भेद नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे पुरुष और प्रकृति। नहीं आप वैराग्य से कर पाएंगे, नहीं आप राग से कर पाएंगे। तो ये जो सात हैं, ये प्रकृति और पुरुष को अलग होने से रोकते हैं। ये माइंड में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि पुरुष और प्रकृति में फर्क क्या है, पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है। हम उसको देख नहीं पाते हैं अलग, इन सातों के कारण। क्योंकि इन सातों में वो क्षमता ही नहीं है हम में वो काबिलियत देने की, एबिलिटी देने की, ज्ञान देने की कि ये अलग है। वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे सकता है, वो विवेक ख्याति, वो डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता, कैपेसिटी, जिससे कि हम अलग कर पाए। और जब हम अलग कर पाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और जब तक हम अलग नहीं कर पाएंगे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इस बात को यहां पर समझाया गया है। तो कह रहे हैं कि पुरुष के लिए एक्सपीरियंस करना, ताकि वो फाइनल रिलीज तक पहुंचे, वो अपने आप को अपने आप से लिबरेट करती है एक ही तरीके से, और वो है ज्ञान। क्या चीज का ज्ञान? तत्वों का ज्ञान, और उनके बीच में अंतर का ज्ञान। जब वो एक बार कर देती है ऐसा, फिर पुरुष को भोग नहीं कराती है, फिर पुरुष को मुक्त नहीं कराती है। क्योंकि भोग कराने के कारण ही ये ज्ञान आता है, और ज्ञान आते ही मुक्ति हो जाती है, और मुक्ति हो जाने के बाद वापस मुक्ति की जगह नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसमें समझाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि ये ही सच्चा ज्ञान है, ये ही ट्रुथ है, ये ही अंतिम सच्चाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ही एनलाइटनमेंट है, ये ही कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट विजडम है, यही ओमनीसियंस है, यही एब्सोल्यूट नॉलेज है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं। पुरुष और प्रकृति के बीच का जो अंतर है, वो किसी को समझ में आ जाए और वो उस प्रकार से जीना चालू कर दे, मुक्त हो जाए, वो तभी संभव है जब सबसे उच्चतम ज्ञान मिलता है। आप धर्म की किताबें पढ़ लीजिए 1000 साल, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अधर्म कर लीजिए, 100 रावण बन जाइए, तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वैराग्य कर लीजिए, सबसे बड़े सन्यासी बन जाइए, पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, पानी छोड़ दीजिए, सांस लेना छोड़ दीजिए, कपड़े पहनना छोड़ दीजिए, अकेले रहिए, 1000 साल, 10,000 साल अकेले रहिए, एक टांग पे खड़े होके रहिए, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो न राग, न वैराग, न ऐश्वर्य। इसका मतलब यह है कि आप हो सकते हैं कि देवी हो, देवता हो, बहुत शक्तिशाली है, मोक्ष नहीं मिलेगा। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष सिर्फ और सिर्फ उस ज्ञानी को मिलेगा जो कि मानव जीवन में भोगा है, जिसने कि भोगने के कारण ज्ञान हासिल किया है, और वो ज्ञान हासिल किया है जिससे उसको पुरुष और प्रकृति का फर्क समझ में आ गया है, जिससे उसको पुरुष और बुद्धि का फर्क समझ में आ गया है, जिससे कि उसको पुरुष और अहंकार का फर्क समझ में आ गया है। पहले वो अहंकार को पुरुष समझ रहा था, फिर वो बुद्धि को पुरुष समझ रहा था, फिर वो मूल प्रकृति को पुरुष समझ रहा था, लेकिन अब उसकी बत्ती चली है।
अब उसके अंदर सूरज की रोशनी आई है, अब उसके अंदर से अंधेरा निकल गया है, अब उसको समझ में आ रहा है स्पष्ट तरीके से पुरुष कौन है और बाकी सब क्या है। बाकी सब 24 तत्व हैं प्रकृति के। लेकिन ये जानकारी हासिल करने के लिए उसको एक एक तत्व समझते हुए आना पड़ता है, और वो एक एक तत्व समझता है भोग से। भोग नहीं करेगा तो समझेगा नहीं, उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। तो भोग करेगा, सुख लेगा, दुख लेगा, अंधकार में रहेगा, एक्साइटमेंट में रहेगा, आनंद में रहेगा, ज्ञान में रहेगा, हल्का रहेगा, बोलिए कि तमस में रहेगा, सुस्ती में रहेगा। तब जाके उसको धीरे 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 एक एक तत्व का ज्ञान होता है, और अंत में पुरुष और प्रकृति के तत्वों का ज्ञान होता है। उनका गैप क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, उनके यूनिक पॉइंट्स क्या हैं, वो उसको समझ में आता है, उसको रियलाइज करता है, और वैसा वो जीना चालू करता है। ओके, तो यहां पर थोड़ी देर रुकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो अभी करिए। सर आज मैंने एक एक्सपीरियंस किया। क्या मैं मेट्रो में क्यों सर, हमको पागल लगता है क्या? नहीं, हम बोले कि एक्सपीरियंस से ही मोक्ष मिलता है, तो कहीं आपको मोक्ष तो नहीं मिल गया आज। नहीं, हमको मिलने से पहले तो आपको मिलेगा। मेरे को मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये तो आप तो समझ में, आपको तो समझ में नहीं आएगा। मोक्ष मिला कि नहीं मिला ये तो आप नहीं जान पाए। हम जान ठीक नहीं है। पाए। अच्छा। नहीं, आप नहीं जान पाए। ठीक है, हाँ, चलिए, नहीं सर। जानता नहीं। हाँ। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस किया क्या। मैं मेट्रो में बैठे थे तो तब आग बंद किया, तो सोचता है थोड़ा मेडिटेशन कर लूं। तो मेडिटेशन जब करता है तब आवाज आता है, कान में आवाज। लेकिन मेरे सामने पूरा ट्रेन खाली पड़ा है। ये एक सिलेंडर की तरह मेरे जो मैं जब मेडिटेशन करता हूँ ऐसे लगा है। तो एक क्या है, कौन सा आवाज आवाज आया? आता है। वो बातचीत हो रहा है, क्या हो रहा है वो मालूम नहीं, लेकिन कुछ गुनगुनाए, कुछ आवाज आ रहा है। हम्म, मतलब किसी के बातचीत का आवाज है? बातचीत का आवाज है, लेकिन क्या बोल रहा है वो मुझे मालूम नहीं। मैं तो मेल एक मेल आवाज है कि फीमेल आवाज है कि दो लोगों का वो आपस भी में वो भी बातचीत करने का आवाज है? नहीं, वो भी नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई आवाज आता है, जैसा लगता है ट्रेन में कोई बातचीत करता है या गाना करता है, क्या करता है वो भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे जो वो मैं देखता हूँ पूरा ट्रेन खाली है, नहीं, वहां मैं भी नहीं हूँ। नहीं, नहीं, ये आपने सपने में देखा है क्या ट्रेन खाली है नहीं मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं मेडिटेशन करने की ट्राई किया। तब मैंने मेडिटेशन करता है, लगता है जैसे ट्रेन में कोई नहीं, मैं भी नहीं हूँ, ऐसा लगता है। क्यों? ट्रेन 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 आता है मेडिटेशन में? मेट्रो 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 मेट्रो? में बैठा है मैं। नहीं, आपने मेट्रो में मेडिटेशन बैठा, कहाँ किया? अपने घर पे किया, मेट्रो मेट्रो में में किया? बैठ, नहीं नहीं नहीं, मेट्रो में बैठ के किया। ओ अच्छा, ओके। तो मेट्रो खाली था? मेट्रो फुल भरा हुआ था, लेकिन मेरे मेरे को लगता है पूरा खाली हुआ, अच्छा, पूरा अंधेरे जैसे हुआ, ऐसे लगता है। अच्छा, तो तो एक ये, क्या है? हाँ, तो ये आपका मेडिटेशन हुआ है। आप अंदर गए हैं, और जो साउंड आ रहा है अंदर, वो आ सकता है। अगर माइंड कंप्लीटली एट पीस है हाँ तो बाहर से साउंड पिक कर सकता है, कहीं दूर से भी पिक कर सकता है। और इसके बारे में आपको
योग सूत्र में सूत्र है जो बताते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, तो आपकी सुनने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। मतलब इंद्रियों की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो नॉर्मली अगर आप 200 मीटर तक सुन रही हैं, तो अभी शायद आप 2 किलोमीटर सुन रही हैं। एक ये होता है। एक ये होता है कि आवाज कुछ नहीं है एक्चुअली बाहर, लेकिन अंदर हमको सुनाई देती है। तो उसको अनहद नाद बोलते हैं। तो अनहद नाद भी, नाद नाद। अनहद नाद, अनहद नाद, नाद मतलब साउंड, अनहद हम्म, मतलब जो नाद का साउंड। मीनिंग है। हाँ, क्या बोल रही है? मैं कुछ नहीं बोला। ओके। मैं नहीं। ओके, अनहद साउंड मतलब जो बिना दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने के आवाज हो। जनरली कोई भी आवाज जनरेट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में स्ट्राइक करना पड़ता है। लेकिन अनहद नाद में बिना किसी ऑब्जेक्ट के स्ट्राइक करने से आवाज आती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये आवाज बॉडी के लिक्विड्स की आती है, बॉडी के अंदर एयर के मूवमेंट की आती है, प्राण के मूवमेंट की आती है। और एक्चुअली कोई आवाज नहीं है, लेकिन हम, हमारा जो खून फ्लो हो रहा है, या हमारा पेट में डाइजेशन हो रहा है, या जो ब्रीदिंग चल रही है, उसकी आवाज है। हमको सुनाई देने लगती है, नॉर्मल कंडीशंस में सुनाई नहीं देती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये फिजिकल मूवमेंट वाली आवाज नहीं है, ये मिस्टिकल साउंड है। और इसको अनहद बोलते हैं। और जो लोग हठ योग प्रैक्टिस करते हैं, हठ योग में जब आप प्राणों को ऊपर उठाते हैं सुषुम्ना नाड़ी से, और जब वो पूरे रूप से प्राण ऊपर आ जाते हैं, मतलब माइंड के लेवल तक, तब वहां पे बोला जाता है कि ये नाद शुरू होता है, अनहद नाद। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी ध्यान किया जाता है वो उस साउंड पे किया जाता है। और वो साउंड बॉडी के अंदर या माइंड के अंदर ऑटो जनरेट होता है। जैसे ही आप याद करेंगे वो साउंड चालू हो जाएगा। तो फिर उस साउंड के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, कोई अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं करते हैं। ये एक इंटरनल साउंड हमेशा रहती है आपके साथ। तो आपको जब मांगता है आप उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। और उस पर मेडिटेशन करने से माइंड को सोल के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। मतलब चित्त को पुरुष के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। वो हठ योग का मेथड है, कुंडली योग का मेथड है। अभी हम्म, आपको इनमें से जो भी एक्सप्लेनेशन कंफर्टेबल लगता है, आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो पैसेंजर है, ट्रेन की आवाज है, आपको वो आवाजें नहीं आ रही हैं, आपको कुछ और आवाज आ रही है जिसको आप पहचान नहीं पा रही हैं। तो ये कोई डीप मेंटल स्टेट है। या तो ये भी हो सकता है कि कोई अंदर संस्कार है साउंड का जो खुल गया, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन फुल्ली क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। ठीक है सर। नहीं, मैं पूछ रहा था कि जो मैंने ये दो कारिका बताई हैं उसके ऊपर किसी का क्वेश्चन है क्या? सबको समझ में आ गया है? सर, अभी आपने कहा हम्म। साउंड का संस्कार है, वो कैसे होता है? संस्कार क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है। हम्म। किसी की साउंड की रिकॉर्डिंग अगर स्ट्रांग है, कुछ ऐसी घटना घटी है कि वो संस्कार रिकॉर्डेड है, तो वो संस्कार खुल भी सकता है। खुलेगा तो वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर।
नहीं समझ में आया, संस्कार क्या होते हैं? संस्कार एक किस्म की मेमोरीज हैं। जो हम जब से पैदा हुए तब से सराउंडिंग से जो संस्कार हो रहे हैं हम पे। हम्म। और फिर सिर्फ सिर्फ जब से पैदा हुए वो वाली नहीं, बात नहीं है। डीएनए से भी लेके आते हैं। हाँ, डीएनए बोल सकते हैं, पिछले जन्म बोल सकते हैं, जी। वहां से आती है। जी। तो संस्कार किसी किसी के लिए विजुअल हो सकता है। बहुत लोगों को हेलुसिनेशन होता है, हम्म। इमेजिन करते हैं। जी। तो वो पिक्चर की इमेजिनेशन है, इमेज की, वीडियो की। किसी की इमेजिनेशन ब्लैक एंड वाइट होती है, किसी की कलर होती है, किसी के इमेजिनेशन में साउंड भी होता है, मतलब वीडियो होता है, जी। किसी का साइलेंट होता है। तो हम्म। ये अलग अलग तरीके से आते हैं। तो उसी तरीके से कोई साउंड रिकॉर्डेड है, वो प्ले हो रहा है, ऐसा हो सकता है। ये पूरा सिक्वेंसली चल सकता है क्या ज्यादा टाइम के लिए, या थोड़ा हाँ, थोड़ा नहीं आता चल जाता है? सकता है, चल सकता है। आपने सुना होगा ना कि जपा जाप बोलते हैं। तो हाँ। जो जो जपते रहते हैं रेगुलर, उनके अंदर गहरा संस्कार हो जाता है और वो अपने आप चालू हो जाता है। अजप अजप नहीं सर, जैसे कि कुछ भी हम लोग, जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ और जैसे कुछ एक ट्रांस में जाके कुछ स्टार्ट हो जाए मूवी जैसा, हम्म। हाँ, हो तो सकता है। उसको कैसे देखेंगे? नहीं, स्टार्ट हो गया तो दिख ही रहा है। नहीं तो उसमें सब जैसे कि पिक्चर देख रहे वैसे कुछ तो लाइव दिख रही होंगी, तो उसको कैसे देखेंगे? मतलब ये संस्कार है जो अभी बाहर आ रहे हैं, या पास्ट लाइफ वगैरह? मैं तो इसमें इतना ये नहीं करती, फिर भी हो सकता है, लोग बोलते हैं तो। नहीं, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप क्या जानना चाहती हैं? जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ, थोड़ा हम्म। ट्रांस में गई, या थोड़ा मतलब एकदम शांति से बैठी हूँ, हम्म। और कुछ ऐसे सीक्वेंसली चल रहा है, जैसे कि हम्म। हम मूवी देखते हैं या कोई जो नहीं, टीवी पे आपकी शो रहती। आंखें आंखें खुली हैं कि बंद हैं? बंद हो। बंद। बंद आंखों में आप अंदर पिक्चर देख रही हैं। जी। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है? जैसे कि मैं ही हूँ और कुछ जैसे कि दूसरा कोई लाइफ जी रही हूँ, तो ये दूसरा कोई? पैरेलल हो दूसरे मतलब ये फैमिली नहीं है, पैरेलल फैमिली हो सकती है क्यों? देखिए, इसमें अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, मेडिकल साइंस के, तो बोलेंगे कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया है और आप हैलुसिनेट कर रही हैं। नहीं सर, इतना इतना ये नहीं, थोड़ा टाइम के लिए ऐसे जैसे कि थोड़ा टाइम, 4-5 बार ही ऐसा हुआ था, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए। नहीं, थोड़ा टाइम क्या होता है? 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा? थोड़ा टाइम किसको बोलते हैं? आधा घंटा पकड़ के चलिए, या 5-5 मिनट के, अलग 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 अलग। आपने आधा घंटा एट अ स्ट्रेच 5 5 मिनट के 6 हाँ वीडियो मतलब देखे? ऐसे कभी भी ट्रांस में जब आंख बंद करो तो कुछ स्टार्ट हो जाता वैसे। नहीं, तो आप कौन सा प्रैक्टिस करती हैं? मैं कुछ नहीं सर, सिंपल मेडिटेशन, कुछ भी साउंड नहीं, म्यूजिक नहीं, नहीं सिर्फ नहीं बैठती हूँ नहीं और नहीं, ना कुछ सोचू, आप कुछ नहीं मेरी बात ऐसे, सुनिए। इसमें आप रहती मेरी हूँ। बात मतलब सुनिए। अपने आप आप हो मेरी जाता है, बात आप जरूरी नहीं मेरी बात पड़ता कि सुनिए। ये सब मेरी करे बात कि कुछ सुनिए ना, आप मेरी म्यूजिक बात चले या सुनिए। कुछ। अरे, मेरी बात सुनिए। आप कोई कुंडलिनी से जुड़ी हुई मेडिटेशन करती हैं क्या? नहीं नहीं सर, कोई भी नहीं। आप आपका कभी भी कुंडलिनी का कोई प्रैक्टिस किया हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कभी किया। चक्रों का कुछ किया हुआ है क्या? चक्रों का मैंने क्लींजिंग किया था मेरा खुद का, जैसे कि चक्रों के अंदर जाके वहां पे कुछ गंदा कुछ लगता है क्या, तो उसको क्लीन करो। किसने सिखाया आपको ये? नहीं, मैंने अपने आप किया था, मुझे किसी ने हाँ, नहीं तो उसको सिखाया। इसको आप बंद कर दीजिए। नहीं, मैंने अभी नहीं किया था सर, उसको करके 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, तो ये खतरनाक एक्सरसाइज है, आप पागल खाने में भी जा सकती है। जी सर। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। नहीं, ये जो मैंने देखा था ना आधे घंटे का, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, हम्म। तो ये बहुत टाइम हो गया उसको। एक मतलब ये जो चक्रा का करने से भी पहले बहुत।
एक दो साल हो गए रहेंगे, 2 साल। नहीं, तो बट आपको मैं जो बोलना चाह रहा हूं, माइंड एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। मतलब हाँ। हम सब माइंड के बारे में जन्म से जानते नहीं है, ठीक है। जी। हम्म। तो माइंड के बारे में जानने के लिए किसी अच्छे टीचर के पास जाके जानना चाहिए, या किसी अच्छे शास्त्र के माध्यम से जानना चाहिए। जी। और सबसे खतरनाक जो विद्या है वो कुंडलिनी की विद्या है, तंत्रों की विद्या है। ये आपके माइंड को फंसा भी सकती हैं और घुमा भी सकती हैं और बहुत कुछ खेल खेल सकती हैं आपके साथ, हम्म। ठीक है। और जी। उसमें भी अगर टीचर अच्छा नहीं हो तो वो आपको अपने वश में कर सकता है। जी। मतलब टीचर का अगर मॉरल्स और एथिक्स ठीक नहीं है, जी। वैल्यू सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो आपको मेंटली फंसा सकता है। जी। तो ये मतलब इनोसेंट चीज नहीं है, ये डेंजरस गेम है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो सर, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। जैसे मैं मेडिटेशन में बैठी, अपने आप वो चक्रा का सब ये होने लगा कि मतलब मैं एकदम छोटी सी बन गई, और वो चक्रा में जाके अपने आप हुआ। मतलब मैंने कहा, सुना अरे नहीं, कुछ नहीं। आपने चक्र के बारे में सीखा कहाँ पर? कहीं पढ़ा होगा ना, कहीं हाँ, यूट्यूब मैंने में देखा ये होगा। हीलिंग सीखे हैं ना, तो उसमें ऑरिक वगैरह होता है। लेकिन ये जैसे मैंने किया था वैसे नहीं होता, वो अलग होता है। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। एक माइंड जो डिस्टर्ब होगा वो बाद में डिस्टर्ब फंक्शनिंग कर सकता है। जी। और एक बार वो डिस्टर्ब होगा तो उसके उसको जगह पे लाने वाले लोग नहीं है। जी। ओके, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साइकेट्रिक हेल्प लेना पड़ेगा, मॉडर्न मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और जीवन भर वो दवाई खानी पड़ेगी फिर। हम्म। अच्छा, उससे फिर क्या होता है कि आपका माइंड का फंक्शनिंग भी चेंज हो सकता है। जी। किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, किसी को स्किजोफ्रेनिया हो जाता है, किसी को हाइपोमेनिया हो जाता है। कई तरह हम्म। के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं। जी। तो वेस्टर्न साइंस का भी, साइकोलॉजी का भी, साइकेट्री का भी उतना डीप स्टडी नहीं है इसमें, जी। है ना। और हाँ। न्यूरो साइंसेस में भी उतना आइडिया नहीं है अभी। जी। तो वो डेंजरस है। जी, वो तो है। तो उसको, उससे दूर रहना चाहिए। हाँ, वो एक ही बार हुआ था वो एक्सपीरियंस, बाद में कभी, मतलब अभी उसको 2 साल हो गए, 1.5 2 साल। हाँ, तो उस एक्सपीरियंस को आप भूल जाइए। आप उसको जी। याद करती रहेंगी तो वो संस्कार गहरा बनते जाएगा। वो फिर आपके जीवन में एक्ट करेगा, फिर कभी न कभी निकल के बाहर आ जाएगा। तो नहीं, उसको अभी वाई हाँ। मैडम ने एक्सपीरियंस बोला ना खुद का, तो ये थोड़ा कनेक्टेड था ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, देखिए, मैडम का जो एक्सपीरियंस है वो मिस्टीरियस एक्सपीरियंस है, उसका कोई ढंग का लॉजिक नहीं है। जी। कि मेट्रो में बैठी हैं, दिन के समय बैठी हैं। आपको आइडिया है मेट्रो ट्रेन में क्या भीड़ होती है? और हम्म। उसमें कोई मेडिटेशन कर रहा है, गाड़ी की आवाज नहीं आ रही है, लोगों की आवाज नहीं आ रही है, अनाउंसमेंट्स नहीं सुनाई दे रही है। कुछ लोगों की लगता है बात करने की आवाज है, वो भी क्लियर नहीं है। जी। तो ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है। जी। और ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कि बहुत अचीवमेंट है स्पिरिचुअल। इसमें जी। कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं है। जी। तो लोग समझते नहीं है। जी सर। और बहुत हैवी कॉस्ट देना पड़ सकता है। मैं जी। आपको अपना केस बताता हूँ, ठीक है। मेरे हम्म। को 93 में एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। जी। शरीर के बाहर था मैं, अपने एस्ट्रल। हम्म। कमरे के सीलिंग में, और मेरे मेरे को मेरा शरीर नीचे जमीन में पड़ा हुआ दिख रहा है। हम्म। और उसके बाद कुछ और भी घटना घटी, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। फिर मैंने अपने मदर को बताया कि मेरा ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। मेरी माँ को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। हम्म। ये 35 साल पुरानी बात है। फिर मेरे को ले गए साइकेट्रिस्ट के पास। एक ने बोला तुम तो ठीक है,
एक ने बोला अरे बाप रे ऐसा हो गया, ये दवाई खाओ ये दवाई खाओ, 8 दवाई लिख के दे दी। हम्म। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर बॉम्बे ले गए। फिर बॉम्बे में वो डॉक्टर बोला पहले तो मैं तुमको इंजेक्शन लगाऊंगा। मैं बोला जी। क्यों लगाओगे भाई? बोला कि तुम्हारे ऐसे पेशेंट जो है ना दवाई नहीं खाते हैं, हम्म। तो इंजेक्शन तुम्हारे बॉडी में महीना भर रहेगी, और तुम कंट्रोल में आ जाओगे, तुम्हारा माइंड ठीक हो जाएगा। लगा ले भाई, उसने लगा लिया। हम्म। बाद में मैंने रिसर्च करी कि वो दवाई जो है वो क्या है। वो पागलों की दवाई थी। ठीक अयो। है, इंसैनिटी की दवाई थी। अच्छा, बॉम्बे में मैं 2 महीना था। फिर वापस आया कैलकाटा। फिर यहाँ डॉक्टर्स देख रहे हैं, 4-5 साल हो गए। फिर मैंने बॉम्बे में अपने डॉक्टर से पूछा भैया मेरे को हुआ क्या है, हम्म। क्या चीज की दवाई दे रहे हो? बोला हम लोग को नहीं मालूम है, तुम जो सिम्टम आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग दवाई दे रहा है। तो मैं उनसे बोला कम से कम चेक तो करा लो, कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट, कोई साइकेट्रिक टेस्ट, कुछ तो होगा टेस्ट की क्या क्या बीमारी है मेरे को, अगर बीमारी हुई है तो। हम्म। तो किसी एक पारसी लेडी साइकेट्रिस्ट ने 4 घंटे के सवाल जवाब पूछे, फोटो वोटो दिखाए, उसका डायग्नोसिस किया। बोला कि तुमको तो हाइपोमेनिया है। अच्छा, अच्छा। मैं हाँ। बोला ठीक है। दवाई मेरी चल रही है बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किजोफ्रेनिया। हम्म। अच्छा, अब उसमें सर इतना भारी हो जाता कि आदमी काम ही नहीं कर सकता है। जी। तो मैंने कुछ साल बाद वापस एक डॉक्टर को बोला कैलकाटा में, मैंने कहा यार मेरे को तो, मैं परेशान हो गया हूँ। हम्म। तो वो बोला नहीं, ये जो दवाई है ये बंद करते हैं, एक नई दवाई आई है वो चालू करते हैं। बोला ठीक है। हम्म। तो उसने पुरानी दवाई बंद करी, नई दवाई चालू करी, तो मेरा वो मेंटल हैवीनेस चला गया, जैसे मैं, मेरा माइंड एक पिंजरे में बंद हो, अंदर कैद। ठीक है, हम्म। वो चला गया, मेरे को लाइटनेस फ्रीडम फील होने लग गया। जी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा भैया ये दवाई कब तक खानी है? बोला लाइफ लॉन्ग खानी है। अब बोले क्यों खानी है? बोला तुम्हारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स बनना बंद हो गए हैं, हम लोग बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सॉल्ट्स डाल रहे हैं बाहर से। तो मैं हम्म। उससे पूछा कि रातों रात एक दिन ब्रेन में केमिकल बनना बंद हो गया? हम्म। बोला ये सब सवाल पूछेगा तो मेरे पास जवाब नहीं है, ये दवाई खाओ सेफ रहोगे। तो ठीक है, बीबी पीछे पड़ गई, खाओ। कभी कभी मन करता था नहीं खाऊं, 35 साल से मैं खा रहा हूं। जी। तो फिर अभी मेरा कैंसर की सर्जरी हुई बॉम्बे में। तो वो डॉक्टर सर्जरी के पहले पूछते हैं कि क्या क्या दवाई खाते हो, बताया हम्म। मैंने एडमिट करने के टाइम पे। तो बोलता है कि तुम्हारी सर्जरी तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं बोला क्या भाई, क्या तकलीफ है, अभी तक तो सब ठीक था। हम्म। बोला तुम जो ये मेडिसिन खाते हो, तुमको मैं एनेस्थीसिया दूंगा, हम्म। तो ये संभावना है कि ओटी टेबल पे तुम खड़े हो जाओगे। मैं बोला खड़ा कैसे हो जाऊंगा फुल एनेस्थीसिया में? बोला नहीं, तुम जानते नहीं हो कि तुम जो दवाई खा रहे हो वो क्या है। तो मैं बोला अब इसका इलाज क्या है? मेरे को तो कैंसर है, 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है, काट के निकालना है, अंदर हम्म। रेक्टम एरिया में है। बोला मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट से तुम्हारा इवैल्यूएशन कराता हूँ। हम्म। बोले ठीक है। वो सर्जरी जिस दिन शेड्यूल थी उससे एक दिन पहले रात में वो सीनियर साइकेट्रिस्ट आया रूम में, और 45 मिनट्स उसने मेरे से, मेरे वाइफ से बात किया और दुनिया भर के सवाल पूछे। हम्म। तो मेरे वाइफ ने उसको बोला कि इसको तो हाइपोमेनिया है, और मैं डॉक्टर को कह रहा था कि मैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाई खाता हूं। हाँ। तो जब मेरे वाइफ ने बोला उसको हाइपोमेनिया है, मैं अपने वाइफ को बोलता हूँ हाइपोमेनिया कहाँ है मेरे को, मैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर खा रहा हूँ। बोली कौन नहीं सा? नहीं, नहीं नहीं, मैंने रिपोर्ट तुम्हारी देखी है, पढ़ी है, उसमें तो हाइपोमेनिया है। अब डॉक्टर चेंज हो गया बातचीत में। कहता है तुम, डायग्नोस हाँ, कहता है तो, डायग्नोस ठीक नहीं हुआ ना। नहीं नहीं उसको छोड़ दीजिए आप। वो कहता है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। हम बोले क्यों भाई? बोले कि बंबई में जो टॉप 10% एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, सबको हाइपोमेनिया है। तो हम बोले मतलब? बोले जिनको हाइपोमेनिया होता है वो टॉप अचीवर्स होते हैं लाइफ में, ओवर ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं।
तो हम मन ही मन सोचा कि 2 दिन पहले डॉक्टर बोल रहा था कि तुम्हारी सर्जरी करने में खतरा है, तुम खड़े हो जाओगे, और हम्म ये कह रहा है अभी कि तुम तो भाग्यशाली हो, और 35 साल से मैं जिसके लिए दवाई खा रहा हूं वो मेरे को बीमारी ही नहीं है। हम्म। तो डॉक्टरों को कुछ पता ही नहीं है। जी। ठीक है। और आपके माइंड के बारे में आपको भी कुछ नहीं पता है, ना आपके पिताजी को पता है, ना आपके माँ को पता है, किसी को नहीं पता है। तो इसके साथ खेलने वाला काम मत करिए। जी। कभी इतना महंगा पड़ जाएगा कि आप चुका नहीं पाएंगे वो कीमत। जी। मैंने बहुतों को देखा है एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाते हुए, मारकाट करते हुए, पूरा घर बर्बाद करते हुए, किसी किसी को देखा है रुपया उड़ाते हुए लाखों में। हम्म। यू नो मतलब मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या क्या मैंने इंस्टेंसेस देखे हैं। जी। तो ये बहुत ही खतरनाक है। आज सवेरे मैं एक मीटिंग में था, एक लड़का मेरे को बोलता है, संजय भाई तुम अपना चश्मा उतरवाना चाहते हो? मैं बोला क्यों, क्या हो गया, सडनली सवाल कर रहे हो? कहता नहीं, मेरे पास एक आदमी है वो सेल्फ हिप्नोसिस से इसको ठीक कर देता है, चश्मा उतर जाता है। हम बोला अच्छा। बोला मेरे बेटे की हाइट नहीं बढ़ रही थी, तो उससे मैंने हिप्नोसिस करवाया, अब संजय भाई मेरे बेटे की हाइट 2 इंच बढ़ गई है। मैंने कहा बहुत हम्म। बढ़िया भाई। फिर वो शुरू हो गया कि मुस्लिम है, हाँ। मेरे को बोलता है कि मेरे को सपनों में शिव आता है, पार्वती आती है, काली आता है, काली आती है, वो शुरू हो गया। तो हाँ। मैं उसको बोला भैया तुम तो हेलुसिनेट कर रहे हो, तुम करते क्या हो? वो तुमको हम्म। हिप्नोसिस में क्या सिखाता है? कहता है हम्म। वो पास्ट लाइफ रेग्रेशन सिखाता है, आकाशिक रिकॉर्ड सिखाता है, वो सब इंडिया से गया है, बाहर बाहर की सर्टिफिकेशन है और कोर्स कराता है। हम उसको हाथ जोड़ लिए। हम बोले तुमको वो कुंडलिनी योग सिखा रहा है, तुमको वो साबित कर रहा है कि देखो मैं सिद्धि दिलाता हूं, हम्म। ऐसे अटकोगे कि तुमको समझ में नहीं आएगा। जी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स के साथ रात की नींद चली जाती है, भूख लगना बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा रुपया खर्चा करते हैं, रिलेशनशिप खराब कर देते हैं, और मतलब कई अबनॉर्मल बिहेवियर चालू हो जाते हैं। जी। और यही इंडिकेशन है जब अबनॉर्मल बिहेवियर्स चालू होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स पे वॉच रखा जाता है। जी। और मेरे को वहां पे वो डॉक्टर बोला कि मैं तुम्हारी सर्जरी कर देता हूं, और उस साइकाट्रिस्ट ने मेरे को अप्रूवल भी दे दिया। जी। लेकिन वो डॉक्टर मेरे से कहता है जिसने सर्जरी किया कि मैं तुमको 6 दिन ये दवाई खाने नहीं दूंगा। हम्म। ठीक है, तुम 6 दिन बिना दवाई के चलोगे? मैंने कहा मैं चलूंगा। बोला क्यों दवाई खाने नहीं दोगे? बोला ये अनरिलायबल बिहेवियर हो सकता है, ट्रॉमा है तुम्हारे ऊपर, अंदर काटेंगे, इतना निकालेंगे, जोड़ेंगे, पेन हम्म। किलर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, क्या जाके अंदर माइंड पे इम्पैक्ट होता है हमको मालूम नहीं। तो हम जी। माइंड कंट्रोलिंग ड्रग्स और बॉडी कंट्रोलिंग ड्रग्स दोनों एक साथ नहीं देंगे। हम्म। तो ये मैं आपको अपनी अपनी सच्ची घटना बताता हूं। जी। ठीक है। मेरे को इतना गुस्सा आता है कि किसी ने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया हुआ है। हम्म। मतलब अजीब अजीब घटनाएं हैं, मैं बहुत गिना सकता हूं, आपको रात भर गिना सकता हूं। जी। तो ये डेंजरस टेरिटरी है। तो जी। जब मेरे को डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास तो भैया इलाज नहीं है, हम तो सिर्फ सॉल्ट जो अंदर केमिकल नहीं जनरेट हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं बाहर से, हम्म। तब मैंने सोचा कि ये डॉक्टर का बस का नहीं है, मेरे फैमिली के बस का नहीं है, समाज के बस का नहीं है, इसको सॉल्यूशन मेरे को ही ढूंढना है। फिर मैं ये योग सूत्र, सांख्य दर्शन और ये माइंड के पूरे साइंसेस में घुसा हूं। जी। तो ये डेंजरस टेरिटरी है। जी सर। ठीक है। जी। थैंक यू सर। और आप अकेली नहीं हैं, ये जी। बहुत लोग इस तरह के कोर्सेज कराते हैं बिना जाने कि वो क्या कर रहे हैं।
हठ सर योग। मतलब मैं ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, जैसे बैठी थी अपने आप ये सब हुआ। अरे मैडम, आप यूट्यूब पे देखती होंगी वीडियो। नहीं सर हाँ, तो नहीं। आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि चक्र होता है। चक्रवट कहाँ सुना आपने? चक्रा मैंने एक 8-9 साल पहले एक मेरी फ्रेंड ने कोई तो कोर्स किया था, तो उसने हाँ, मुझे बस आ एक गया ना कोर्स वापस। हाँ, तो उसने मुझे एक ना पैम्पलेट दिया था, उसमें चक्रास थे। हाँ, तो आ गया ना तब उस। मैंने पहली बार चक्रा हाँ, देखे। तो वो जो पैम्पलेट आपको दिया, वो एजुकेशनल पैम्पलेट नहीं है, वो कोर्स का मार्केटिंग पैम्पलेट है, जी। जिससे वो आदमी रुपया कमाएगा। हाँ। हाँ। नहीं तो धंधा मुझे है। नहीं पता था, चक्रा वगैरह कुछ नहीं पता था। अरे मैडम, ये धंधा है। और आप हठ योग की जो किताब है, शायद हठ पद्धति का नाम है उसका, उसको पढ़िए। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि कोई भी कुंडलिनी की एक्सरसाइज बिना फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुरु नहीं करनी चाहिए। जी। ठीक है, और वो लिखा हुआ है 8वीं शताब्दी में, जब हाँ। लोगों को माइंड का कुछ तो पावर होगा। जी। आज तो पूरा करप्टेड माइंड है। हाँ उस वो भी। करप्टेड माइंड में आप हाई एनर्जी फ्लो करेंगी, वो बाएं भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है। जी। तो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जी। हाँ, लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये करते हैं, ये गलत है। और मतलब ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। हम्म। यूएस में 40% से ऊपर लोग साइकेट्रिक ड्रग्स लेते हैं। जी। क्यों लेते हैं? क्योंकि माइंड पे स्ट्रेस, प्रेशर, ये गलत बातें, ये सब घुसी हुई हैं। जी। ये जो हम आसन करते हैं, योग सूत्रों में आसन का वर्णन ही नहीं है। ये सब बाद में बनाई हुई चीजें हैं। जी। लोगों ने बनाया है, उसको बेचा है। राइट। तो इसमें जितना प्योरिटी के साथ चलेंगी उतना सेफ रहेंगी। और जितना क्विक रिजल्ट के चक्कर में पड़ेंगी उतना अटकेंगी। जी। इसमें क्विक रिजल्ट है ही नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर आ रहा। हाँ। अभी जैसे प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक जी। हीलिंग में कराते हैं। और प्राणिक हीलिंग में आप देखेंगे वो ट्विन हार्ट मेडिटेशन कराते हैं। बहुत ही स्ट्रांग मेडिटेशन है जो एनर्जी पुल करती है। हम्म। हाँ, मेडिटेशन कभी भी एनर्जी पुल करने के लिए नहीं रहती है। जी। मेडिटेशन कंसंट्रेशन का एक्सरसाइज है, जिसमें आप ध्यान करते हो एक वस्तु पे। जी। तो उसमें क्योंकि बहुत हाई एनर्जी खींची जाती है, तो आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ती है कि वो एनर्जी बॉडी में नहीं रहे, जमीन में चली जाए। जी। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ता है पूरे बॉडी के पार्ट्स का, ताकि वो एनर्जी कहीं फ्रीज नहीं हो जाए, कहीं हम्म। जम नहीं जाए, फिर वो पेन क्रिएट करती है बॉडी में। और जी। ये किनको कराया जा रहा है? नॉर्मल लोगों को कराया जा रहा है, वो योगी नहीं है। पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे वो तो। हो सकते हैं, जी। हो सकते हैं। तो क्या है कि जिसने प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया और वो प्राणिक हीलर बन गया, ऐसा नहीं होता है। जी। मेरे हिसाब से 100 में 1 या 2 बनते हैं। जी। तो बाकियों के लिए वो ठीक है। मतलब एक एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, एजुकेशनल एक्सरसाइज है, एक्सपीरियंस है, हम्म। थ्रिल है। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। नहीं। किसी को स्पिरिचुअल बनना है, उसके लिए धर्म की भी जरूरत नहीं है। जी। आप अच्छे इंसान बन जाओ, आपके अंदर सब कुछ होने लगेगा। जी। ठीक है। जी। चलिए। हाँ, थैंक तो यू मैं सर। वेलकम। तो मैं वो जो 2 कारिकास की बात कर रहा था, उसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। हम लोग बहुत वो हो गए, क्या बोलते हैं, डाइग्रेस कर गए, साइड में चले गए।
सबको समझ में आ गया है? सर लगता है वो अब कारिका ही भूल गए सब। सॉरी सर। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ वहां सीखा है, आप सब सोच रहे हो उसके बारे में। नहीं सर, वो समझ गया। तो बंद करें क्या आज यहाँ पर? हाँ जी सर। चलिए, ओके।